और ये सब उन लोगों की जानकारी के बिना जिनके पैसे घुसे हुए थे FTX के वॉलेट्स के अंदर, और ये कोई कॉर्पोरेट फ्रॉड से कम फ्रॉड नहीं है। ऐसा प्रिडिक्शन बनाया जा रहा था मीडिया में कि भैया ये SBF जो है ना वो तो क्रिप्टो इंडस्ट्री का बादशाह निकलेगा। जो बोलते हैं ना लास्ट में आखिरी जो खूंटी मारनी होती है ना किसी को दफन करने के लिए, वो शायद शेंगपेंग ज़ाओ ने करी, ऐसा लोग कह रहे हैं। Hey guys, मैं हूं प्रशांत फ्रॉम टेक्नोटो और एक स्टोरी लेकर आया आप सबके सामने जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे 2.5 लाख करोड़ ओवरनाइट वाइप आउट हो गए। और हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में, FTX के स्कैंडल के बारे में। वेल, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री वैसे ही काफी बुरे वक्त से गुजर रही थी पिछले कुछ महीनों से, लेकिन ये ऐसी आखिरी ही चीज हो सकती थी जो भैया क्रिप्टो इंडस्ट्री को डुबा सकती थी, जो शायद लग रहा है शायद हो चुकी है। वक्त बताएगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले FTX की बैंक्रप्सी की, जो सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज था बाइनेंस के बाद, और इसकी वजह से पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री शॉक में चल रही है, ऑलरेडी शॉक में चल रही है। बड़े बड़े क्रिप्टो के लॉयलिस्ट ने अनाउंस कर दिया कि भैया हमने तो यहां से संन्यास ले लिया है। वेल, कई लोग तो इसे लेमन ब्रदर्स मूवमेंट भी कह रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फाइनेंशियल जायंट था ना जो कि लेमन ब्रदर से कंपेयर किया जा सकता था। जब 2008 और 9 में लेमन ब्रदर का कोलैप्स हुआ और उसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन आ गया था, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया था। वेल, देखा जाए ना तो ये कंपनी एक पॉइंट पे $32 बिलियन की वैल्यूएशन पर खड़ी थी, 2.5 लाख करोड़, और आज मिट्टी में मिल गई। ये वो कंपनी थी जो कुछ महीने पहले डार्लिंग मानी जाती थी क्रिप्टो इंडस्ट्री की। एक ऐसी कंपनी जिसकी बैकिंग बड़े बड़े VCs करते थे। सॉफ्ट बैंक बात कर ले, को बात कर ले, टेमासेक बात कर ले, सब लोग इसके अंदर इन्वेस्टर्स थे। अब इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ भैया, FTX के अंदर ये बैंक्रप्सी को हिट कर गया। इन सब चीजों के बीच में ना एक इनका सेलिब्रिटी बंदा जिसका नाम है सैम बैंकमैन-फ्राइड, शॉर्ट में कहते हैं SBF। अब ये बंदा सिर्फ 30 साल का, और इस बंदे की 1 साल पहले नेटवर्थ थी $26 बिलियन। Okay, the guy you see next to me is the most generous billionaire in the world, and I found him. Hi, my name is Sam. कई लोगों ने तो इसको डिक्लेयर कर दिया था कि भैया जैसे इलॉन मस्क भैया ने दुनिया को चेंज किया, इवन इंडस्ट्री को चेंज किया, उसी तरीके से ये बंदा जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर अलग लेवल का रेवोल्यूशन लेकर आएगा। वेल, बात करें अगर बैंकमैन-फ्राइड उसकी कंपनी FTX के ड्रामेटिक कोलैप्स की, जो कि बिल्कुल अर्श से फर्श पर आके गिर गया, तो भैया हमें बात करनी होगी 2017 की, जब बैंकमैन-फ्राइड ने कंपनी को स्टार्ट किया। और यहां मैं बात FTX की नहीं कर रहा हूं, उससे पहले जो कंपनी बैंकमैन ने स्टार्ट करी थी उसकी बात कर रहा हूं। उसका नाम था Alameda Research. So Alameda Research is the first company I started up, and it was a crypto quant trading firm. And the sort of founding of it was basically, well, Bitcoin was trading on a lot of different crypto exchanges, and it was not trading at the same price on all. Well, Alameda Research एक ऐसी कंपनी है जिसका बड़ा रोल रहा है FTX को बैंक्रप्सी लेवल तक पहुंचाने में, इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। Alameda Research एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग फर्म थी जिसका काम था कि भैया दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना, यानी कि जो भी पोटेंशियल लग रही है कंपनीज निकलती हुई क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट डालना, कंपनी बड़ी हो उससे Alameda भी कमाएगी। वेल, देखा जाए तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट Alameda Research ने करी भी थी। देखा जाए तो 185 क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी। 2017 में शुरू हुई थी एक कंपनी, और ऐसी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद बहुत सॉट आफ्टर कंपनी बन चुकी थी। SBF, जैसे मैंने बताया, सैम बैंकमैन-फ्राइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म SBF कहते हैं, वो एक बड़ा ही एम्बिशियस पर्सन माने जाते थे, और ये कहा जाता था कि भैया ये रुकने वाला आदमी नहीं है। और इसी वजह से उस इंसान ने Alameda Research को स्टार्ट करने के बाद एक और कंपनी स्टार्ट करी 2019 में, जिसका नाम था FTX, जिसको आज हम जान रहे हैं कि बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रही है। हिस्ट्री में बात करते हैं, FTX क्रिप्टो में डील करती थी, Alameda Research की तरह नहीं थी कि जो इन्वेस्टमेंट करती है। इसका तो पर्पस था कि भैया ये तो एक फुल फ्लेज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है। अब क्रिप्टो एक्सचेंज एक ऐसी जगह जहां पर बाइंग और सेलिंग होती है क्रिप्टोस की, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, आपने सुना होगा बहुत सारे, और ऑल्ट कॉइन्स, इन सब की बाइंग और सेलिंग होती है। ऐसा एक्सचेंज था। अब एक्सचेंज का मतलब तो यही है कि यहां पर ट्रांजैक्शन फी से कमाया जाता था, और यही उनका मेन टोकड़ा कमाने का तरीका था। अब बात यह है कि अपने FTX में इन्वेस्टर्स की अट्रैक्शन लेकर आना ये कोई बड़ी बात नहीं थी SBF के लिए। कुछ महीनों के अंदर अंदर लॉन्च के
प्लेटफॉर्म पे हजारों इन्वेस्टर्स आ चुके थे यूएस और दुनिया के हर कोने से। We've raised a few $1 billion over the course of the last couple of years, and we're a profitable business. अब ये रनअवे सक्सेस जो हुई ना ये एसबीएफ की, वो एलामेडा रिसर्च से ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि एलामेडा रिसर्च ने क्रिप्टो कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, और क्योंकि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से क्रिप्टो में उसकी एक बड़ी तगड़ी साख बनी हुई थी, इसलिए एसबीएफ ने जब एफटीएक्स को स्टार्ट किया तो भैया हर बंदे ने आके उसको सपोर्ट किया, खूब पैसे डाले और इन्वेस्टर्स की तो लाइनें लग गई। इनफैक्ट दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बन चुका था FTX सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर। इनफैक्ट इतना बड़ा कि बाइनेंस के फाउंडर और सीईओ शेंगपेंग जाओ ने 20% स्टेक ले लिया था FTX के अंदर। वो खुद बाइनेंस को चला रहे थे और बाइनेंस FTX का एक डायरेक्ट कंपेटिटर है, फिर भी बाइनेंस की एसोसिएशन ने फर्दर हेल्प ही किया FTX को। अब जुलाई 2021 की बात करें तो SBF की कंपनी ने $900 मिलियन रेज किए थे इन्वेस्टर्स से, जिनमें बड़े बड़े नामी इन्वेस्टर्स सॉफ्टबैंक, सीक्वा, आई पॉपिंग वैल्यूएशन के नाम पर मिले थे। $18 बिलियन की वैल्यूएशन कोई कम नहीं होती, इस वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट आई थी इनको। और उसके बाद जनवरी 2000 इसी साल की बात कर रहा हूं मैं, $400 मिलियन की और इन्होंने फंडिंग उठाई थी, और वो $32 बिलियन पे। अब आप सोचो, इससे पहले $18 बिलियन पे, इसके बाद $32 बिलियन पे, इस लेवल पे तो इनकी वैल्यूएशन जंप कर रही थी। और इस तरीके से जो जंप करती हुई वैल्यूएशन थी ना, इसको देख के तो सब लोग यही बोल रहे थे कि भैया ये बंदा तो तगड़ा है, नंबर 1 पे हिट कर जाएगा, शायद ये बाइनेंस को भी पीछे छोड़ देगा। इसकी बातें चल रही थी मार्केट में। और अगर मार्केट के वॉल्यूम की बात की जाए ना तो $385 बिलियन का एनुअल क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रूव किया था खुद FTX ने। ये बहुत बड़ा फीट है, बहुत बड़ा फीट है, और इसको क्लॉक किया था FTX ने। इसी वजह से सब लोग सल्यूट मार रहे थे उल्टा इसको। अब ये 2020 तक के एंड तक ही कर दिया था, यानी कि कोविड का टाइम चल रहा था, उस टाइम पर ये माइटी फीट अचीव कर चुकी थी ये कंपनी, जिसने कि $1 बिलियन से ऊपर का तो अपना अर्निंग्स ही बना ली थी 2021 तक। यानी कि SBF बड़े बड़े छक्के मार रहा था, चांद पे पहुंचा हुआ आदमी था। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भैया एक दिन ना FTX की बैलेंस शीट ना इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि भैया अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जायंट जो है ना गोल्डमैन सैक्स, उसको खरीद डालेगी। वेल, अब देखा जाए तो एक मजाक बन के रह गया, क्योंकि आज की डेट में तो भैया बैंकमैन फ्राइड ने अपनी बैंक्रप्सी फाइल कर दी अपनी कंपनी की। अब देखो, एक बुरा वक्त है तो एक अच्छा वक्त भी था। जो अच्छा वक्त ऐसा था कि भैया इतने पैसे बहाए हैं ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग में। एग्जाम्पल के तौर पे $135 मिलियन की स्पॉन्सरशिप डील कर डाली NBA बास्केटबॉल टीम मियामी हीट के साथ। उसके बाद फॉर्मूला 1 टीम मर्सिडीज F1 के साथ भी तगड़ी डील कर डाली, अगेन $multi-million की। और टेलीविजन और प्रिंट एडवर्टाइजिंग की तो बात ही इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो और ऐसी एडवर्टाइजिंग है जो शायद पता लग जाएगी कि एडवर्टाइजिंग हो रही है, लेकिन उसके बाद पीछे से भी काफी कुछ काम किए। इस 30 साल के लड़के ने ऐसी इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को बड़े बड़े डोनेशन दे डाले। अब ये डोनेशन आप समझ ही सकते हो कि क्यों चाहिए थे, सपोर्ट के लिए चाहिए थे भाई। अब SBF ने, ये सैम ब्रैंकमैन फ्राइड ने डेमोक्रेटिक पार्टी को, यूएस की डेमोक्रेटिक पार्टी को 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के टाइम पर तगड़ा डोनेशन मारा। वेल, बैंकमैन फ्राइड ने $37 मिलियन डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स को डोनेट किए थे 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। मजाक नहीं है भैया इतना बड़ा पॉलिटिकल डोनर बनना। और इनफैक्ट ऐसा प्रेडिक्शन बनाया जा रहा था मीडिया में कि भैया ये SBF जो है ना, वो तो क्रिप्टो इंडस्ट्री का बादशाह निकलेगा। जैसे मार्क ज़करबर्ग ने सोशल मीडिया को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, इलॉन मस्क ने EV इंडस्ट्री को कर दिया, ये लड़का तो क्रिप्टो को कर डालेगा, क्रिप्टो इंडस्ट्री को कर डालेगा, एक्सेप्टेंस आ जाएगी ग्लोबल। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भैया ये कोलैप्स हुआ कैसे, इतना बड़ा कोलैप्स मजाक है क्या? वेल, आंसर है FTT और FTX की मर्की डीलिंग्स अलामेडा रिसर्च के साथ। सबसे पहले बात करते हैं FTT क्या। वेल, FTT एक टोकन है जो अपना ही टोकन बना के लॉन्च किया गया था FTX की तरफ से। अब जैसे बाइनेंस का अपना टोकन है बाइनेंस, उसी तरीके से BNB, उसी तरीके से FTX का भी अपना एक टोकन था जिसका नाम था FTT। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा रेवेन्यू बनाने के लिए, एक्स्ट्रा पैसे बनाने के लिए, अभी ट्रांजैक्शन फी से ही काम नहीं चल रहा, इसलिए और पैसे बनाने के लिए FTT को लॉन्च कर डालो। अब सोचा तो उन्होंने यही था कि भैया FTT को ना एक क्रिप्टो का राजा बना देंगे। अब BNB की वैल्यू आप सब जानते हैं, तगड़ी वैल्यू है इस टाइम पे क्रिप्टो इंडस्ट्री में, और उनका भी प्लान ये था कि FTT का भी तगड़ा वैल्यूएशन बन जाएगा। और देखा जाए ना तो ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस की ना एक
टिपिकल प्रैक्टिस रही ही है कि भैया अपने एक्सचेंज लॉन्च करो, पॉपुलर हो जाए तो उसके बाद अपने कॉइन्स भी लॉन्च कर दो। अब बाइनेंस कॉइन है, हुआबी का भी कॉइन है, इसी तरीके से बाकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के भी अपने अपने कॉइन्स हैं। इसीलिए FTX का जो ये FTT टोकन था इसकी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये बात तो है कि FTT इतना भी ज्यादा कोई राइज नहीं कर पाया कंपेयर टू अदर टोकन्स, इतना बड़ा राइज भी नहीं ले पाया। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पे, विच इज अलामेडा रिसर्च। अब अलामेडा रिसर्च के बारे में बात करते हैं, FTT के बारे में बात कर चुके हैं, क्योंकि अलामेडा रिसर्च जो है ना ये जड़ है, ये इस सारे फसाद की ना जड़ है। एक्चुअली में पिछले कई सालों से ये जो बैंकमैन फ्राइड था ना वो हमेशा पब्लिक में कन्विंस करता रहता था कि भैया अलामेडा रिसर्च का कोई कनेक्शन नहीं है FTX के साथ, ये तो आपस में अलग अलग एंटिटीज है। ठीक है, मैं मालिक हूं इनका, लेकिन इनके बिजनेस अलग अलग हैं। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में, जो स्पेक्यूलेशंस और मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो लास्ट 2 सालों में FTX ने बड़े पैसे को ट्रांसफर किया अलामेडा रिसर्च में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पैसा किनका था? ये पैसा था उन कस्टमर्स का जिन्होंने FTX एक्सचेंज के अंदर अपने पैसे डाल रखे थे, यानी कि फिएट में पैसे डाले थे, उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया गया FTX से अलामेडा रिसर्च में। और ये सब उन लोगों की जानकारी के बिना जिनके पैसे घुसे हुए थे FTX के वॉलेट्स के अंदर। और ये कोई कॉर्पोरेट फ्रॉड से कम फ्रॉड नहीं है। It's okay to do a deal that is moderately bad in bailing out a place. इनफैक्ट कोई भी नहीं जानता कि FTX ने कितने पैसे ट्रांसफर किए अलामेडा रिसर्च को, लेकिन स्पेक्यूलेशंस की माने तो कम से कम 10-15 हजार करोड़ तो कहीं नहीं गए। और फिर अलामेडा रिसर्च ने उस पैसे को लगाया लॉस मेकिंग बिजनेस वेंचर्स में, और ज्यादा रिस्की डिसीजन लिए, और वो सारे डिसीजन कर गए बैकफायर, और इसी वजह से पंगा बड़ा हो गया। तो यानी कि अलामेडा ने हार्ड अर्न मनी जो लोगों ने इन्वेस्ट कर रखी थी FTX के कस्टमर्स ने FTX के वॉलेट्स के अंदर, उसका ब्लेटेंट मिसयूज किया, कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ। अभी जो अलामेडा का जो स्कैम को पुल करने का जो स्टाइल रहा ना, ये सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने बड़े FTT टोकन्स, बड़े अमाउंट ऑफ FTT टोकन्स को ट्रांसफर किया था, FTX ने ट्रांसफर किया था अलामेडा रिसर्च के अकाउंट के अंदर। इनफैक्ट बैलेंस शीट को अगर देखा जाए अलामेडा रिसर्च की, जो कि लीक हुई क्रिप्टो करेंसी न्यूज पोर्टल कॉइनबेस पे, अगर इस बैलेंस शीट को देख लेना तो पता लग जाएगा कि अलामेडा ने कितने FTT टोकन्स कोलैटरल की तरह रखे थे बिजनेस लोन्स लेने के लिए। इनफैक्ट अलामेडा के एसेट्स जो थे ना, उसका 1/3 हिस्सा तो भैया FTT टोकन्स के फॉर्म में ही था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि भैया ये कोलैटरल के नाम पर किसी बैंक ने ये FTT टोकन्स को कंसिडर किया ही कैसे? इन FTT टोकन्स की इतनी कोई खास वैल्यू थी नहीं, तो इनको कोलैटरल की तरह एक्सेप्ट कैसे कर दिया गया? उसके बेसिस पे कोई बैंक ने लोन दिए ही क्यों? ये मसला बड़ा पेचीदा है, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड है। ठीक है, अपने अच्छे वक्त में क्रिप्टो अच्छा टोकन माना जा रहा था, सोच रहे थे कि बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ये कभी रॉकेट बन नहीं पाया, इतना बड़ा मास पॉपुलैरिटी गेन कर नहीं पाया। और देखा जाए ना तो कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी भी FTT को कोलैटरल के तौर पे तो शायद एक्सेप्ट नहीं करता, कोई लोन बांटने के लिए नहीं बैठ रखे बैंक इस तरीके से, लेकिन बैंकों ने ऐसा किया तो शायद वहां भी कोई फर्जीवाड़ा हो। ये बात तो खुद बैंकमैन को ही भैया एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि इसने FTX के फंड्स के साथ और क्या क्या किया। बात तो मीडिया में ये भी है कि इसने अपने पर्सनल यूज के लिए भी उस फंड्स को यूज किया जो कि लोगों ने अपने वॉलेट्स में डाल रखा था। एलिगेशंस तो ऐसे भी है कि इसने अपने लग्जूरियस हाउसेस खरीद रखे थे बहामास में और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीदता था और अपने यार दोस्तों पे खूब पैसे उड़ाता था, और ये सब FTX के वॉलेट्स के अंदर जो लोगों ने पैसे डाल रखे थे उन पैसों से कर रहा था। और ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती थी, ये अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू नंबर्स को भी इन्फ्लेट कर रहे थे। अपने प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर देख लिया जाए इनके, तो यही चीज सामने आ रही है। और इससे भी बड़ी शॉकिंग बात यह है कि हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स, सॉफ्टबैंक जैसे, सीक्वो जैसे हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स होने के बावजूद भी FTX ने इतना बड़ा स्कैम पुल ऑफ कर लिया। और कैसे कर लिया, इसका मतलब यह है कि इन पैसे लगाने वाले लोगों ने क्या कोई आंख बंद कर ली थी क्या भैया कि ये क्या कर रहे हैं लोग, या फिर आप इतने भोले भाले हो कि आपको पता भी नहीं आप कहां पैसे डाल रहे हो। देखा जाए ना तो FTX के जो कस्टमर्स और क्रेडिटर्स की बात करें ना, तो इस टाइम पर उनके पास कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। मिलियंस ऑफ कस्टमर्स इस टाइम पर हैं जो FTX अकाउंट्स में जाते हैं होप के साथ भाई पैसा निकाल ले, लेकिन पैसा निकालने को नहीं है, निकाल नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। और FTX ने बैंक्रप्सी के लिए तो पहले ही फाइल कर दिया है, इसलिए अब पैसे आने की कोई उम्मीद
भी नहीं कर सकता। इसी टाइम पर अगर बात करते जब बैंक्रप्सी फाइल की हुई FTX ने, तो 1 मिलियन क्रेडिटर्स हैं ऑन रिकॉर्ड उनके, और इसमें से कई सारे क्रेडिटर्स तो जबरदस्त फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज फेस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रखा था क्रिप्टो इंडस्ट्री पे या फिर बैंकमैन फ्राइड पे। अब देखा जाए ना तो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है इस FTX स्कैंडल के अंदर, और वो है बाइनेंस के फाउंडर एंड CEO शेंगपेंग ज़ाओ का एंगल, जिसने शायद, कई लोग कह रहे हैं कि शायद रोल प्ले किया कि भैया इसका जो डाउनफॉल है ना तेजी से हो जाए। शुरुआत में उन्होंने स्टोरी में बताया था कि बाइनेंस ने 20% स्टेक खरीदा था FTX के अंदर, यानी कि नंबर 1 कंपनी ने नंबर 2 कंपनी में 20% इन्वेस्टमेंट कर ली थी। लेकिन जब 1 साल के अंदर अंदर FTX के फाउंडर ने, बैंकमैन फ्राइड ने, अपना 20% स्टेक वापस खरीद लिया बाइनेंस से। वेल, कहा जाता है कि SBF और शेंगपेंग ज़ाओ के बीच में काफी अगली फॉल आउट हुआ था, अगली स्पैट हुई थी, और उसी की वजह से ये अच्छे दोस्त नहीं रहे, और वहीं पर ये डिसाइड हो गया था कि भैया अपना स्टेक मैं वापस लेता हूं, तेरा मेरी कंपनी से कोई वास्ता नहीं, मेरा तेरी कंपनी से कोई वास्ता नहीं, लड़ लेंगे मार्केट में। ये सोच के साथ शायद पैसा वापस लिया गया, लेकिन यहां पर कैच है। प्रॉब्लम ये है कि जब ये पैसा वापस लिया गया इन्वेस्टमेंट का, तो जिस बदले में जो पैसा वापस मिला शेंगपेंग ज़ाओ को, वो मिला FTT टोकन्स के फॉर्म में। अब इसका मतलब ये है कि जब ये डील हुई तो इसका मतलब बड़ा FTT टोकन्स का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो था ना, वो शेंगपेंग ज़ाओ के नाम हो चुका था, यानी कि FTT होल्डर्स में शेंगपेंग ज़ाओ सबसे बड़े होल्डर के नाम पर आ चुके थे। और सबसे कमाल की बात कि जब कॉइनबेस में इनकी ये जो धोखाधड़ी है वो लीक हुई, तो इस बात का हवाला देते हुए भैया ज़ाओ ने इमीडिएटली ट्विटर पे ये ट्वीट कर दिया कि भैया वो तो अपने FTT टोकन्स बेच रहे हैं, निकाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपनी बाहर कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, जो पैसा निकल जाए निकल जाए। ये बात बोलने के बाद, ये ट्वीट आने के बाद ऐसा क्रिप्टो में आग लगी कि भैया सब लोगों ने FTX अकाउंट में जाके अपने पैसे निकालना शुरू कर दिया कि भाई निकालो, पता नहीं शायद जो है वो भी ना मिले। और इसी वजह से एक दिन में ऐसा सेल ऑफ हुआ जो हिस्ट्री में नहीं देखा गया था। FTX तो छोड़ दो, पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में किसी भी एक्सचेंज के साथ ऐसा नहीं देखा गया था। और ये जो ईगो स्लग फेस्ट हुआ ना इन 2 यंग बिलियनियर्स के बीच में, जो एक्चुअली में एक एनिमी के रूप में निकल के आए, उन्होंने ये FTX स्कैंडल को कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग बना दिया। ये FTX स्कैंडल ने क्रिप्टो इंडस्ट्री को ना ऐसा डसा है कि शायद क्रिप्टो इंडस्ट्री इससे रिकवर ही ना कर पाए। ऐसा हो सकता है। इस टाइम पे गवर्नमेंट्स को एक मौका मिल गया है, उन्होंने रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स के लिए बातें करना शुरू कर दिया है कि भैया क्रिप्टो इंडस्ट्री को या तो खत्म कर दो या फिर इसको रेगुलेट करो, बात खत्म। इनफैक्ट इंडिया और चाइना तो पहले से ये बात बोलते आ रहे हैं कि भैया हम तो क्रिप्टो को पसंद नहीं करते, जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेगा हम उसकी वाट लगा देंगे, और उसी तरीके से उन्होंने अपने रूल्स लेकर आए थे। लेकिन देखा जाए तो आज जो हुआ है ना क्रिप्टो के साथ, उसके बाद तो देख के ऐसा लग रहा है कि शायद इस मामले में हमारी इंडियन गवर्नमेंट सही ही कर रही थी, क्रिप्टो के साथ वैसे ही ज्यादा यारी दोस्ती नहीं कर रही थी। अच्छा ही किया उन्होंने एक तरीके से। तो अब देखा जाए तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भैया ये जो मसला हुआ है ना FTX के साथ, इसका जो पूरा ये बैंक्रप्सी हुआ है, जो पूरा स्कैम हुआ है, इसकी वजह से ना गंदगी फिल्टर आउट हो जाएगी, यानी कि अब वो सारे एक्सचेंज खत्म हो जाएंगे जिन एक्सचेंज में मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं। ये बोलना बहुत आसान है, इतनी दकियानूसी और बकवास बात है वैसे ये, लेकिन बोल रहे हैं कुछ लोग, बोलने वाले तो कुछ बोलेंगे ही। अब देखा जाए ना तो एक जबरदस्त क्राइसिस तो झेलने वाली है क्रिप्टो इंडस्ट्री, ऑलरेडी झेल रही है, और शायद पता नहीं इस पॉइंट से कभी रिकवर भी कर पाए ना कर पाए। लेकिन नियर फ्यूचर में तो मेरी गारंटी है कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर कोई रिकवरी के चांसेस लग नहीं रहे हैं। ऐसा ही सिचुएशन लग रहा है। अगर आपके पैसे भी लगे पड़े हैं ना क्रिप्टो के अंदर, तो मैं तो ये कहूंगा कि या तो फिएट में कन्वर्ट कर लो, और नहीं तो पैसे निकालो और चलते बनो, चैन से सो। और इन्वेस्टमेंट करनी है तो सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करो। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो स्मैश कर देना लाइक बटन को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।